ज्योमेट्री का सेक्शन क्वांटिटेटिव पार्ट का एक अहम हिस्सा है और पाकिस्तान के मेजर टेस्ट में ख़ास तौर पर नेक्स्ट एनईटी सोशल साइंसेज के लिए एलकैट या आईबीए में ज्योमेट्री का सेक्शन शामिल होता है। ये क्वांटिटेटिव सेक्शन का पार्ट होता है और बाज़ टेस्टों में इसके चंद क्वेश्चन शामिल होते हैं और बाद में इसके ज़्यादा क्वेश्चन भी शामिल होते हैं। ख़ासतौर पे नेक्स्ट एनईटी और एलकैट और आईबीए के टेस्ट में आप देखेंगे कि वहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है, उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री भी है। अब इन दोनों टॉपिक्स की तैयारी अपनी जगह पर है, लेकिन इन दोनों टॉपिक्स की बेसिक ज्योमेट्री से आती है। तो जब आप ज्योमेट्री तैयार कर रहे होते हैं तो एक्चुअली उनकी तैयारी भी किसी हद तक हो रही होती है और उनको समझने में भी आपको आसानी होती है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि सारे बेसिक कंसेप्ट जो कि आमतौर पर टेस्ट में इंपॉर्टेंस रखते हैं वो शामिल हैं कि ताकि आपको फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री भी समझ आ सके और इसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए गए हैं ताकि उन कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हुए आपको कोई दिक्कत पेश ना आए और आप प्रॉपर तरीके से उन कंसेप्ट्स को, उन फार्मूलाज को अप्लाई कर सकें जो आपने बेसिक्स में लर्न किए हों। A line segment has two endpoints and definite length। जैसे कि ए और बी में शो किया गया है कि ए और बी एक लाइन सेगमेंट है। लाइन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, यानी कि छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनती है जब इनको कलेक्ट कर दिया जाता है। तो ये इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं जिनसे मिलकर लाइन बनती है और लाइन सेगमेंट एक्चुअली लाइन का एक पार्ट होता है। जैसे कि ए से बी तक ये जो लाइन्स है इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट्स दिए गए हैं और इसकी कोई डेफिनेट लेंथ भी होगी, हो सकता है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है। तो लाइन सेगमेंट इज ए पोर्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स हो और उसकी डेफिनेट लेंथ बताई गई। रे हैज वन एंड पॉइंट। देखें इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट कह लें या एंड पॉइंट कह लें, इसकी यहाँ से स्टार्टिंग है और इनफाइनाइटली एक्सटेंड, इसे इनफाइनाइटली आप एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये एरो का साइन हमें बता रहा है कि ये आगे जा रही है, एक डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है जबकि दूसरी साइड पर ये फिक्स पोजीशन के ऊपर है, इसका फिक्स एंड है, तो इसे हम कहते हैं रे। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, जैसे ये भी एक रे है, इसका ये फिक्स पॉइंट है और ये एरो इसको शो कर रहा है कि ये इनफाइनाइटली आगे तक जा रही है। और स्ट्रेट लाइन क्या होगी? जो दोनों साइड पर एक्सटेंड हो रही हो, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये जा रही हो दोनों साइड पर, और इसकी इनफाइनाइट ही फिर लेंथ होगी, क्योंकि इस लेंथ को इन्फिनिटी तक तो कोई नहीं बता सकता, तो इसलिए इसकी इनफाइनाइट लेंथ होगी और इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होंगे। लाइन से मिलकर एंगल बनते हैं, यानी कि दो लाइनों की जो डेविएशन है वो हमें बताती है कि कोई इंक्लाइनेशन है जिसे हम एंगल कह देते हैं। द एंगल दैट इज बिटवीन 0 and 90 डिग्री एज एन एक्यूट एंगल। कोई भी एंगल जिसकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक हो, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। जैसे कि ये एक एंगल है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया मैं पहले ही दे देता हूँ, वैसे तो ये बाद में इसका आ रहा है कि 90 डिग्री क्या होता है। इसको हम कहते हैं 90 डिग्री। ये अगर इसके अलोंग चलते हैं तो ये 0 डिग्री होगा, और यहाँ पर अगर हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, दोनों लाइन के दरमियान एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ये एंगल है 90 डिग्री। तो इनके बीच में कोई भी लाइन आएगी, जैसे ये है, तो इसका एंगल ये एक्यूट एंगल है। इसी तरीके से ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल क्या होगा? जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा एंगल है उसे एक्यूट एंगल कहा जाता है। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल होगा जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी और 180 डिग्री से छोटी हो, उसे हम कहते हैं कि ये एक्यूट एंगल है। जैसे कि ये शो किया गया है अभी, जैसे हमने की थी बात कि ये 90 डिग्री की लाइन होती है, ये डिग्री है 90, यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। अब ये 90 से बड़ा है और 180 होता है यहाँ,
इस तरह से ये 180 है, ऊपर भी इसी तरह से ये 180। तो ये 90 और 180 के दरमियान है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। एक्सिस के साथ ये वाली जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ इसका एंगल अगर हम इस तरफ लें तो 180, और परपेंडिकुलर इस तरह से लें ये वाली लाइन तो ये 90 डिग्री, और ये इन बिटवीन है। तो ये एंगल 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो इसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। फिर है राइट एंगल। राइट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, और ये जैसे कि लाइन है दोनों, इन दोनों लाइंस के दरमियान 90 डिग्री। और एक्चुअली क्या है कि अगर आप यूं लाइनें लेते हैं तो ये चारों 90 डिग्री पर एक दूसरे के साथ अटैच है। ये सारे 90 है, ये भी 90 डिग्री है इन दोनों लाइंस के दरमियान। इस लाइन और इस लाइन में ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री। तो ये और 90 डिग्री को ही जब आपसे कहा जाता है कि एक लाइन पर दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलरली मीट कर रही है, तो वो एक्चुअली 90 डिग्री को शो कर रहा होता है। यानी कि परपेंडिकुलर का मतलब आप 90 डिग्री लें। नाइन्टी डिग्री पर वो मिलेंगे। तो राइट एंगल का क्या मतलब है? 90 डिग्री का एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल, if the sum of two angle is 90 degree, then the two angles are called complementary angle। जैसे कि अब इस डायग्राम में देखें कि BOC ये राइट एंगल है, ये यहाँ पर राइट एंगल दिया गया है। अब इसमें एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो आप ये देखें कि अगर हम इसको कह देते हैं कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो अगर आप इन दोनों का सम लें तो ये होगा 90 डिग्री। तो इसको, इन दोनों एंगल्स को हम कहेंगे कि ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी कि इनसे मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर आपको एक एंगल मालूम है तो उसका कंप्लीमेंट बहुत आसानी से निकल आएगा, क्योंकि वो माइनस कर दें 90 से। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री और 60 डिग्री ये कंप्लीमेंट्री एंगल है। 45 और 45 दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक दूसरे से मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं। तो अगर आपको एक एंगल मालूम है, फॉर एग्जांपल 20 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, यानी कि इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, देखें कि इसमें 70 ऐड करें तो 90 बन जाएगा। दूसरे लफ्जों में हम कहें कि 90 में से 20 लेस कर दें तो 70, यानी कि 20 का कंप्लीमेंट्री एंगल है 70 डिग्री। 20 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल है 70 डिग्री। इसी तरीके से 10 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 80 डिग्री, क्योंकि दोनों से मिलकर 90 डिग्री बनता है। स्ट्रेट एंगल, द एंगल दैट इज 180 डिग्री इज ए स्ट्रेट एंगल। जैसे कि ये है, देखें O से इस पॉइंट से एक लाइन इधर है और एक लाइन इधर है, तो इन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल क्या है? ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड 180 डिग्री, इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो इसके क्वेश्चन भी आपको अमूमन नजर आएंगे, क्योंकि अगर वो ये कहता है ये 30 डिग्री है तो हमें फौरन पता होता है कि ये वाला जो एंगल बकाया बचता है ये 150 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों ने मिलकर 180 बनाना है। इसी तरह से अगर हम यूं लें कि एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, और ये एंगल है 60 डिग्री, तो हमें मालूम है कि ये एंगल अब होगा 120 डिग्री, क्योंकि दोनों ने मिलकर इस लाइन के ऊपर जो एंगल बनाना है वो 180 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल, if the sum of two angles is 180 degree, then the angles are called supplementary angle। दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो अब जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में भी आपको दिखाया था कि अगर ये एंगल और ये एंगल लें तो ये दोनों एंगल मिलकर 180 डिग्री बनते हैं। तो इसलिए ये एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर आपको एक एंगल मालूम है तो उसका सप्लीमेंट बहुत आसानी से निकल आएगा।
जैसे कि 20 डिग्री और 160 डिग्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्योंकि मिलकर 180 डिग्री बन रहा है। तो अगर 20 डिग्री का सप्लीमेंट मालूम करना है तो 20 डिग्री को 180 में से माइनस कर दें। जब इसमें से माइनस करेंगे तो 160 आ जाएगा जो कि 20 का सप्लीमेंट है। तो जिस एंगल का भी आपने सप्लीमेंट्री एंगल मालूम करना है उस एंगल को 180 डिग्री में से माइनस कर दें, तो जो जवाब आएगा वो उस एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल होगा क्योंकि उन दोनों को ऐड करने से 180 डिग्री बनेगा। Adjacent angles. The angles that have a common arm and a common vertex are called adjacent angle. वर्टेक्स है जहां दो लाइनें मिल रही हैं, ये है वर्टेक्स, वो कोना जहां पर दो लाइनें मिल रही हैं, ये वर्टेक्स है। और इसमें आप ये देखें कि ये जो ए लाइन है ओ ए लाइन है, ओ ए लाइन इसमें दोनों में कॉमन है, इस एंगल में और इस एंगल में। ये हम 1 ले लेते हैं, ये 2। तो आप ये देखें कि एंगल 1 और एंगल 2 में ओ ए लाइन कॉमन है। तो एक लाइन कॉमन हो और कॉमन ही वर्टेक्स हो तो वो दोनों एंगल एडजेसेंट होते हैं। तो हम कहेंगे कि एंगल 1 इज एडजेसेंट एंगल ऑफ 2। वर्टिकली अपोजिट एंगल व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे ये एक्स और वाई दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो जब ये दो क्रॉस करेंगी तो ये अपोजिट एंगल्स के पेयर को जनरेट करेंगी। जैसे कि ये ब्लू लाइन में आप देखें, ब्लू लाइन में ए और बी ये अपोजिट एंगल्स हैं दो जो इन दोनों लाइंस के मिलने से प्रोड्यूस हुए हैं। और इसी तरह से येलो में देखें तो सी और डी एंगल ये दोनों भी अपोजिट एंगल्स हैं। तो रूल के मुताबिक ये है कि ये जो अपोजिट एंगल्स हैं जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें तो जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो न्यूमेरिकली या वैल्यू के लिहाज से एक दूसरे से इक्वल होंगे। तो इसमें एंगल सी और डी इक्वल हैं और एंगल ए और बी भी आपस में इक्वल है। तो लाइनें किसी तरीके से भी क्रॉस करें, इस तरह से करें तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। अगर लाइनें यूं क्रॉस कर रही हैं तब भी ये एंगल इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। परपेंडिकुलर लाइन, व्हेन देयर इज ए राइट एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर दो लाइंस के दरमियान 90 डिग्री एंगल हो तो उन लाइन को हम कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। जैसे कि ओ डी लाइन ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर है, ए बी लाइन ये है और इस पर ये एंगल ओ डी लाइन इसको टच कर रही है इस एंगल पर 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर लाइन है ए बी पर और ए बी एक्चुअली ओ डी पर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, वो उसके परपेंडिकुलर है, वो उसके परपेंडिकुलर है। पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, जब दो लाइंस पैरेलल हो, यानी कि पैरेलल लाइन कौन सी होती हैं कि दो लाइंस जिनको इनफाइनाइटली किसी भी साइड पर बढ़ाया जाए तो वो आपस में कभी भी ना मिले, तो उन्हें कहते हैं कि ये पैरेलल लाइंस हैं। जैसे कि इसमें लाइन L1 और लाइन L2 ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं क्योंकि आप इनको इस तरफ बढ़ाएं दोनों को तो ये कभी नहीं मिलेंगी और ये इस तरफ बढ़ाएं तो तब भी नहीं मिलेंगी, यानी कि इस तरफ बढ़ाएं तब भी नहीं मिलती, इस तरफ बढ़ाते चले जाएं आप किसी भी पॉइंट पे ये नहीं मिलेंगी, तो हम कहेंगे ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन में अगर तीसरी लाइन इन दोनों लाइंस को क्रॉस करे उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल लाइन है L3 जो कि L1 और L2 का ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों को क्रॉस कर रहा है। तो अब इस सूरत में चार चार एंगल्स का सेट पैदा होता है, जैसे कि AC, E और G। A की वैल्यू C के इक्वल है, E की वैल्यू G के इक्वल है इसका। और इसी तरीके से अपोजिट एंगल्स ये तो हो गए ना, येलो में देखें कि A और C दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, E और G भी आपस में इक्वल हैं। लेकिन
इसमें जो पोजीशन के लिहाज से एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे, जैसे कि बी और एफ भी इक्वल हैं। इसी तरह से ए और ई भी इक्वल हैं, क्योंकि देखें इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के लेफ्ट साइड पर, यहां पर भी लेफ्ट साइड पर और इस लाइन के ऊपर ये सेम पोजीशन वाले एंगल्स, ए और ई सेम पोजीशन है लाइनों के, दोनों डिफरेंट लाइंस के, लेकिन पोजीशन सेम है। तो ए और ई भी इक्वल है, ए ई के इक्वल है, तो इसका मतलब है ई जी के इक्वल है और ए जो है वो सी के इक्वल है, तो ये सारे ही आपस में इक्वल हो गए। तो येलो में जो दिए गए हैं चारों एंगल ये इक्वल हैं। इसी तरीके से बाकी जो ये लाइट ब्लू में दिए गए हैं एंगल डी बी एफ और एच, ये चारों भी आपस में इक्वल हैं, क्योंकि बी और डी इक्वल हैं, एफ और एच इक्वल हैं, और पोजीशन के लिहाज से बी और एफ इक्वल हैं, और पोजीशन के लिहाज से डी और एच भी इक्वल हैं। तो ये चारों एंगल भी इक्वल होंगे। ए बी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एच। जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल क्रॉस करता है तो 4 एंगल्स के सेट प्रोड्यूस होते हैं, दो, जिसमें 4 एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और 4 एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। जैसा कि यहाँ शो किया गया कि येलो में चारों एंगल आपस में इक्वल हैं और इसी तरह से लाइट ब्लू में चारों एंगल आपस में इक्वल हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब आप ये देखें कि इसमें 3 पैरेलल लाइंस हैं, ये L1, L2 और L3, ये 3 पैरेलल लाइंस हैं और इनको हम इनकी बात कर लेते हैं। ये है ट्रांसवर्सल नंबर 1 और ये ट्रांसवर्सल नंबर 2। ये दोनों क्रॉस करते हैं लेकिन डिफरेंट एंगल्स पर। देखें ये एक ही डायरेक्शन में नहीं है, यानी कि ये पैरेलल लाइंस नहीं है। अगर ये पैरेलल हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये पैरेलल नहीं है इस टाइम, तो इसमें एक प्रोपोर्शनैलिटी का थ्योरम मौजूद है कि वो क्या कि ए और बी, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ए और बी का, अगर उसकी रेशियो बी और सी से ली जाए तो ये इक्वल होगी इन दोनों की जो रेशियो है उसकी, यानी कि ए बी ओवर बी सी, इसके दोनों साइड जो सेक्शन बन रहे हैं लाइंस के दरमियान वो इक्वल होंगे दूसरी लाइन के सेगमेंट्स जो बीच में आ रहे हैं एम एन और एन ओ के। इसी तरीके से अगर आप ट्रांसवर्सल 3 को भी ले लें तो इसमें पी क्यू और क्यू आर की भी वही रेशियो होगी जो एम एन और एन ओ की है, वही होगी जो ए बी और बी सी की है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वरना क्वेश्चन बड़े डिफरेंट या लेंथी प्रोसेस से सॉल्व करना पड़ता है। तो अगर हमें ये रेशियो याद होती है तो हम कंपैरेटिवली क्वेश्चन को जल्दी कर लें। इफ द लाइन्स एम एन आर पैरेलल, ये दो लाइनें हैं एम और एन और ये दोनों पैरेलल हैं, और इसमें हमें डाटा दिया गया है कि ये एंगल 125 डिग्री है। अब हमने एंगल ए और बी बताना है। तो आप ये देखें कि ये 125 जो है ये एंगल इक्वल है यहाँ पर पोजीशन के लिहाज से, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रहा है तो पोजीशनल एंगल इक्वल होंगे। ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है तो ये 125 डिग्री है ये। अब ये जो ट्रांसवर्सल की लाइन है इसमें बी और 125 मिलकर ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए, यानी कि b प्लस 125 इज इक्वल टू 180 एंड b इज इक्वल टू 180 माइनस 125। तो ये कितना आ जाएगा 55। b की वैल्यू है 55। अब हमने a बताना है। अब a और b अपोजिट एंगल्स हैं तो ये वैसे आपस में इक्वल होते हैं, ये भी 55। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 55 एंड 55। C इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये ए और बी लाइन है, ए और बी लाइन है और इस पर सी डी
ये लाइन परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री, तो इधर वाला भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो इसमें से अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, ये 50 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल 90 है, 90 में से 40 माइनस करते हैं तो 50 बचेगा। इसका मतलब है एंगल EDA 50 डिग्री है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। A is perpendicular to BE, ये AE लाइन है और ये परपेंडिकुलर टू BE है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री। इसको आप कंफ्यूज मत करें, ये समझ लें कि ये अगर यूं जा रही होती तो ये इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर आ रहा है AE, यहाँ पर बन गया 90 डिग्री। अब वो कहता है AEC इक्वल 25, AEC ये वाला एंगल 25 डिग्री, तो ये क्या होगा, ये 90 में से आप 25 माइनस कर दें, ये हो जाएगा 65। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब इस क्वेश्चन में देखें, एंगल x इक्वल्स ये दिया गया, जबकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अब अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल आप देखेंगे, इसको हम बढ़ा लेते इस तरह से, ये अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये भी 85 है। तो ये अगर 85 है तो इसका अपोजिट एंगल है ये इसका अपोजिट एंगल है, ये भी 85 होगा, और ये एंगल 85 सम है x और 40 का, तो इसका मतलब है x प्लस 40 इज इक्वल टू 85। तो यहां से x इज इक्वल टू 85 माइनस 40 इज इक्वल टू 45, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। एंगल ए इक्वल्स, ये दो पैरेलल लाइन है, तीसरी लाइन इन्हें क्रॉस कर रही है और एंगल ए बताना है, जबकि ये एंगल हमें 30 डिग्री। तो आप ये देखें कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला जो एंगल है ये है 180 डिग्री, उसमें से 30 निकाल दें तो ये है एंगल 150 डिग्री। यही इक्वल है ए के, क्योंकि पोजीशन के लिहाज से दो पैरेलल लाइन को ये थर्ड लाइन जो क्रॉस कर रही है, तो पोजीशन के लिहाज से 150 और ए इक्वल है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। एंगल EGA इक्वल्स, EGA यानी कि ये एंगल हमने बताना। अब ये एंगल पोजीशन के लिहाज से इस एंगल के इक्वल है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, और जबकि ये एंगल B दिया गया हमें, तो हम देखते हैं कि B प्लस दिस x, हम x कैलकुलेट करते हैं और x ही हमारे अननोन के इक्वल होगा, यानी कि इस एंगल को मालूम करने के लिए हम इसको मालूम करते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो x प्लस बी किसके इक्वल है, ये है 180 डिग्री के, तो x किसके इक्वल हुआ, x इक्वल हुआ 180 माइनस बी के, और यही एंगल अननोन एंगल भी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। An angle is 30 डिग्री more than one half its complement, एक एंगल है जो 30 डिग्री मोर है, तो हम कहते हैं x इज द एंगल। ये 30 डिग्री मोर है, लेकिन हमने इसे इक्वल करना है, तो इसके लिए हम इसमें से 30 माइनस कर देते हैं और इसको इक्वल कर देते हैं। अगर आपको ये बात डिटेल में समझनी है कि मैंने इसे माइनस क्यों किया है या दूसरे साइड पर प्लस क्यों नहीं किया, तो इसके लिए आप हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन, जिसमें आपको बहुत आसान मेथड बताए गए हैं कि आप किस तरह से इंग्लिश की स्टेटमेंट को मैथ इक्वेशन में कन्वर्ट करें। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया है कि क्योंकि वो 30 डिग्री मोर है, तो अगर हम उसमें से 30 डिग्री माइनस कर दें तो वो इक्वल हो जाएगा, इसलिए x में से 30 माइनस करके मैंने इक्वल कर दिया किसके, 1/2 इट्स कम्प्लीमेंट, 1/2, और इसका कम्प्लीमेंट होता है 90 माइनस x। इसको सॉल्व करने के लिए हम 2 को इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 90 माइनस x।
और ये हो जाएगा 2x माइनस 60 इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। अब ये x इधर आकर प्लस हो गया तो ये 3x हो गया, और ये उधर जाकर प्लस हो गया तो ये हो गया 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई 150 बाय 3 इज इक्वल टू 50, जो कि ऑप्शन सी में दिया। ट्राइंगल एक क्लोज फिगर है जो 3 लाइन सेगमेंट से बनती है। इसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स ही ट्राइंगल से फैमिलियर होते हैं। तो ट्राइंगल में क्या प्रॉपर्टीज हैं कि इसकी 3 साइड्स हैं, जैसे कि ये 3 लाइन सेगमेंट्स थे, और इसके 3 एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, और इसी तरह से इसके 3 वर्टिसेस जो कि कॉर्नर्स हैं। ये एक वर्टेक्स, ये दूसरा वर्टेक्स और ये तीसरा वर्टेक्स। तो ट्राइंगल में 3 एंगल, 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस होते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180, यानी कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम, जैसे कि ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3 है, तो इन तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल किसी भी शेप की हो लेकिन इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो अगर हमें 2 एंगल्स मालूम हो तो हम तीसरा एंगल बता सकते हैं। जैसे कि अगर एक एंगल है 30 और दूसरा एंगल है 60, तो थर्ड एंगल क्या होगा? वो होगा 180 माइनस 30 माइनस 60 इज इक्वल टू 90। इसी तरह से ट्राइंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज एड अप टू 360 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? कि पहली लाइन को आप आगे बढ़ाएं और इसका एंगल दूसरी लाइन के साथ, ये इसका पहला एक्सटीरियर एंगल है। फिर दूसरी लाइन को आगे बढ़ाएं और इसका एंगल थर्ड के साथ, ये एंगल 2, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। इसी तरह से अब इस लाइन को आगे बढ़ाएं और इसके साथ एंगल, ये तीनों एक्सटीरियर एंगल्स। तो इन तीनों का सम 360 डिग्री के इक्वल होगा। अब 3 एक्सटीरियर एंगल और भी हैं लेकिन वो भी इक्वल ही होते हैं। मसलन अब हमने इस लाइन को आगे बढ़ाया था, इसके बजाय अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाएं और इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया और इसके साथ एंगल ले लें, ये पहला एक्सटीरियर एंगल हो गया। फिर आप इस लाइन को आगे बढ़ाएं और इसके साथ ले लें, तो ये इसका दूसरा एक्सटीरियर एंगल हो गया। और इसी तरह इसको आगे बढ़ाकर इसके साथ ले लें तो ये तीसरा एक्सटीरियर एंगल। तो इन तीनों का सम भी 360 ही होगा, क्योंकि आप ये देखें कि ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल है, ये इक्वल होंगे। इसी तरीके से ये दोनों एंगल, ये और ये भी इक्वल हैं क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरह से ये दोनों भी इक्वल हैं, तो लिहाजा इनका सम भी 360 डिग्री ही होगा। तो प्रॉपर्टी हमारे सामने क्या आती है? The sum of exterior angle of a triangle is equal to 360 डिग्री। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स, ट्राइंगल की कोई सी भी 2 साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा हो। यानी कि अगर ये साइड है A, ये साइड है B और ये साइड है C, यानी कि ABC इन साइडों की लेंथ है, तो इनमें से किसी 2 साइड को ऐड करें। फर्ज किया A प्लस B, तो ये ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। इसी तरह से A प्लस C करें तो ये थर्ड साइड से बड़ा होगा, यानी कि B से बड़ा होगा। और इसी तरह से B और C को ऐड अप करें तो इनका सम ग्रेटर होगा A साइड से। इसकी मदद से हम बता सकते हैं कि ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी या नहीं। यानी कि बाद औक़ात ऐसी डायग्राम्स आ जाती हैं या ऐसा डाटा हमारे पास होता है कि वो ट्राइंगल बन ही नहीं सकती, तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि ये ट्राइंगल बनेगी भी या नहीं? फॉर एग्जाम्पल 3 2 6, ये ट्राइंगल
इन साइडों से बन सकते हैं या नहीं, यानी कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी एक साइड 3 हो, एक साइड 2 हो और थर्ड साइड 6 हो, तो क्या ये ट्राइंगल बनेगी? ये ट्राइंगल नहीं बनेगी, क्योंकि 3 + 2 का सम ग्रेटर नहीं है 6 से, इसे ग्रेटर होना चाहिए था, इसलिए हम देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल नहीं बनेगी। इसी तरह से ट्राइंगल के जो एंगल हैं और जो साइड हैं ये भी आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं, कि अगर ये स्मॉल एंगल है तो इसके सामने स्मॉल ही साइड होगी, अगर ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड बड़ी होगी। इसी तरह से अगर ये साइड बड़ी है तो फिर ये एंगल बड़ा होगा, यानी कि ये रेशो में होते हैं। लार्जेस्ट साइड के अपोजिट एंगल लार्जेस्ट होता है, या लार्जेस्ट एंगल के सामने वाली साइड लार्जेस्ट होती है। स्मॉलेस्ट के सामने वाली साइड स्मॉलेस्ट एंगल के सामने स्मॉलेस्ट साइड होगी, या स्मॉलेस्ट साइड के सामने स्मॉलेस्ट एंगल होगा। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी भी इंपॉर्टेंट होती है, जिससे हमें मालूम हो जाता है कि कौन सा एंगल बड़ा होगा और कौन सा छोटा। इसमें हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है 15, ये साइड है 12 और ये साइड है 6। तो हम इसमें देखते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा होगा। तो ये एंगल 6 के सामने, जो कि सबसे छोटी साइड है, तो एंगल 1 जो है वो सबसे छोटा एंगल होगा। उसके बाद 12 के सामने एंगल 2 है, ये एंगल 1 से बड़ा होगा क्योंकि 6 से बड़ी 12 साइड है। 15 वाली साइड सबसे बड़ी है, तो इसके सामने एंगल भी सबसे बड़ा होगा। ये वाला एंगल 1 और 2 दोनों से बड़ा होगा। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय साइड्स। साइड्स के लिहाज से एंगल की 3 टाइप्स। नंबर 1 इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइडें इक्वल हो, यानी कि अगर ये ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं और इनकी लेंथ है ए, बी और सी, तो ये तीनों लेंथ्स आपस में इक्वल हो, उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। दूसरी है आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि अगर हम कहें कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसकी ये 2 साइड्स आपस में इक्वल होंगी, यानी कि ए और बी अगर इन साइड्स की लेंथ है तो ये ए और बी तो इक्वल होंगे, लेकिन ए ना तो सी के इक्वल है और इसी तरह से बी भी सी के इक्वल नहीं है। तो 2 साइड्स आपस में इक्वल हो तो उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और ये भी याद रखें, क्योंकि एंगल और साइड आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, बड़ी साइड के सामने, यानी कि बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल होता है, छोटी साइड के सामने छोटा एंगल होता है। तो अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एक साइड के सामने अगर ये एंगल है 1 और बी के सामने है ये एंगल 2, तो एंगल 1 और 2 भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ए और बी आपस में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। फिर थर्ड साइड है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल में तीनों साइडें अनइक्वल होती हैं, यानी कि ये साइड अगर ए है, इसकी साइड की लेंथ है बी और इस साइड की लेंथ है सी, तो ये तीनों साइडें लेंथ में एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी। तो इसको हम कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल, इसमें तीनों साइडें अनइक्वल हों। फिर है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल्स। एंगल्स के लिहाज से भी ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल का मतलब है कि उसमें तीनों एंगल्स एक्यूट यानी कि लेस देन 90 हों। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, तो ये तीनों एंगल ही 90 डिग्री से छोटे होंगे। एंगल 1 इज लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0। इसी तरह से एंगल 2 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। इसी तरह से एंगल 3 0 से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, तो उसे कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल या एक्यूट ट्राइंगल। इसी तरह से दूसरी साइड है राइट ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या मतलब क्या होगा? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, बाकी दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे, दोनों एंगल एक्यूट होंगे,
लेकिन एक एंगल 90 डिग्री होगा। जैसा कि आप जानते हैं ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब है बाकी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो 180 बनेगा। यानी कि तीनों एंगल्स को अगर हम एड अप करते हैं किसी भी ट्राइंगल में तो ये बनता है 180 डिग्री। अब इसमें से अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया, से हम कहते हैं एंगल 390 डिग्री है, तो ये दोनों जो बाकी एंगल हैं ये कितने डिग्री के होंगे? तो ये दोनों मिलकर 90 डिग्री बनेंगे क्योंकि इसने 180 डिग्री पूरा होना है। तो ये दोनों ही 90 डिग्री से छोटे होंगे और जाहिर है 0 से बड़े होने चाहिए वरना ट्राइंगल ही नहीं बनेगी। तो मतलब ये हुआ कि अगर ट्राइंगल में एक 90 डिग्री है तो दूसरा 90 डिग्री का एंगल नहीं हो सकता, बाकी दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे। फिर आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यानी कि वन एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। जैसे कि ये है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है? वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा, वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो जाहिर है एक एंगल अगर इसमें ऑब्ट्यूज आ गया तो बाकी दोनों एंगल तो छोटे छोटे होंगे, क्योंकि वही बात ये जो थी कि इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल ही 90 डिग्री से बड़ा है तो बाकी दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, यानी कि वो एक्यूट एंगल्स होंगे। तो इस तरह से तीन टाइप है ट्राइंगल की। एक्यूट ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल एक्यूट एंगल्स होते हैं। राइट एंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम कहते हैं राइट ट्राइंगल। फिर है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है हाफ बी एच। ये बड़ा स्टैंडर्ड फार्मूला है और ये बार बार इस्तेमाल होगा ज्योमेट्री में। तो इसमें क्या है कि कोई भी ट्राइंगल हो तो उसकी कोई एक साइड हम इस्तेमाल करेंगे, वो किसी भी साइड पर हो सकती है। अब जैसे इसमें ये हमने बी लिया है तो बी क्या होगा कि ये जो वो अपर साइड पर वर्टेक्स मौजूद है इसका यहां से एक परपेंडिकुलर आके इसको टच करेगा, यानी कि यहां पर 90 डिग्री होना चाहिए। इसको ये जो एच है ये इस बेस की हाइट है इस वर्टेक्स तक, तो इसको कहते हैं हाइट ऑफ द ट्राइंगल। हाइट ऑफ ट्राइंगल को मल्टीप्लाई करें बेस से, बेस क्या होगी? जिस पर हाइट जो है वो 90 डिग्री बना रही है, ये हाइट, ये इसकी बेस होगी। तो हाफ बी एच यानी कि हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमें यही नजर आता है कि हाइट ऊपर है और बेस नीचे आ रही है ये, लेकिन इस ट्राइंगल को अगर आप घुमा दें तो देखें इसकी शेप जो है ना वो इस तरह भी बन सकती है, इस तरह से। तो अगर हमें डाटा में ये वाली साइड मिलती है एज ए बेस तो इसकी हाइट ये होगी, यानी कि हाइट क्या चीज है? ये बेस से वर्टेक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हाइट हमेशा ऊपर की तरफ होगी, हाइट साइड पर भी आ सकती है। क्योंकि हाइट इसका नाम ना रखें, इसको आप कहेंगे दिस इज डिस्टेंस बिटवीन बेस एंड द अपोजिट वर्टेक्स, तब आप इसे इजीली कर सकते हैं। वरना ट्राइंगल टेस्टों में तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती, बात का वो किसी भी डायरेक्शन में घूमी हुई ट्राइंगल होती है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरीके से ये फिक्स नहीं है कि बेस यही होगी, डाटा पे डिपेंड करता है। बाज केस में ये भी हो सकता है कि ये डाटा हमें मिला हुआ है एज ए बेस और यहां से फिर इसकी हाइट हो जाएगी ये इसकी हाइट होगी या इसका डिस्टेंस होगा इस वर्टेक्स जो कि अपोजिट ऑफ दिस बेस है। तो ट्राइंगल का एरिया किसी तरह से भी ले लें, बेस का डाटा कोई भी हो और उसकी हाइट हमारे पास मौजूद हो तो हम एरिया मालूम कर सकते हैं। और एरिया सारे केसेस में सेम ही होगा क्योंकि एक ही ट्राइंगल है तो उसका एरिया नहीं बदल सकता। आप इसको बेस के तौर पे यूज करें और हाइट के तौर पे इसको लें, या ये बेस हो और ये हाइट हो, एरिया हर केस में सेम आएगा। इसी तरह से ये राइट एंगल है। अब राइट एंगल में आप देखें कि हाइट जो है ना वो बॉर्डर पर मौजूद है, क्योंकि ऑलरेडी इस वर्टेक्स का डिस्टेंस इस बेस से 90 डिग्री पर है। तो यही जो साइड है यही हाइट के तौर पर या डिस्टेंस के तौर पर यूज होगी, यानी कि इस केस में भी हाफ बी एच विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब इस थर्ड केस को देखें,
इसमें हाइट यहाँ पर ये बेस है हमारे पास डाटा के लिहाज से कि हमारे पास डाटा जो दिया गया है उसमें ये बेस बन रही है। अब हमें चाहिए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी अपोजिट वर्टेक्स, लेकिन वर्टेक्स तो इसके अपोजिट ये है। अब हम अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें वो तो यहाँ पर इस लाइन के ऊपर फॉल नहीं करता, वो आउटसाइड फॉल करता है क्योंकि हमें 90 डिग्री चाहिए। अब भी हम एच यही लेंगे जो आउटसाइड है, इनसाइड नहीं होना जरूरी। जैसे कि इसमें इस केस में इनसाइड था, इसमें बॉर्डर पर था, इसमें हाइट जो है वो बाहर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बेस इसको रखेंगे और हाइट इसको लेंगे तो ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है। पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, पेरीमीटर कहते हैं बॉर्डर की लेंथ को, यानी कि जो बॉर्डर है उसकी टोटल लेंथ कितनी है। जैसे कि इस साइड की लेंथ है ए, इस साइड की लेंथ है बी, इस साइड की लेंथ है सी, तो पेरीमीटर क्या होगा, तीनों को ऐड कर लें तो ये पेरीमीटर हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ लेंथ्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। फिर है पैथागोरियन थ्योरम। पैथागोरियन थ्योरम एक्चुअली रिलेशनशिप है बिटवीन द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की तीन साइड्स की जो लेंथ है, जैसे इसकी साइड की लेंथ है ए, इसकी बी, इसकी सी, तो ये पैथागोरियन थ्योरम है कि इन साइड्स की जो लेंथ है उनके दरमियान ये रिलेशन पाया जाता है। ये हाइपोटेनस है जो कि 90 डिग्री के सामने है। और याद रखें कि पैथागोरियन थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है, राइट ट्राइंगल के लिए, ये हर ट्राइंगल के लिए नहीं है। तो इसमें जो सबसे बड़ी साइड होगी जिसको यहाँ पर सी लिया जाता है एक साइड के ऊपर, बाकी दोनों साइडें दूसरी साइड पर है इक्वेशन के, जो एक साइड पर मौजूद है वो हाइपोटेनस है और वो सबसे बड़ी साइड होती है। और ये कहाँ लाई करेगी, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर एक ही 90 डिग्री हो सकता है और वो सबसे बड़ा एंगल होता है, तो जाहिर है कि इसके ये सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके सामने कौन सी साइड है, सी, तो सी स्क्वायर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो इस तरह से हमें अगर दो साइड्स मालूम हो तो तीसरी साइड मालूम हो सकती। अच्छा, इसी तरीके से कुछ स्टैंडर्ड नंबर्स मौजूद हैं वो इस फार्मूले में डायरेक्टली फिट हो सकते हैं, वो कहलाते हैं ट्राइड्स। ये बेसिकली रेशोज हैं। जैसे अगर हम यहाँ रखें 5 और इधर 4 रख दें, इधर 3 रख दें, तो देखें ये दोनों साइडें बैलेंस हैं, क्योंकि ये 25, ये 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। इसका मतलब है कि ट्राइंगल में अगर एक साइड 5 हो जो कि सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेनस, और बाकी दोनों साइडें 3, 4 होंगी, तो ये हमारे पास आ गया पहला ट्राइड। अब इसका हमें क्या फायदा है, इसका हमें ये फायदा है कि अगर हमें पता लग जाए कि दो साइड्स कौन से हैं, मसलन अगर वो कह देते हैं कि ये 3, 4 है, तो आप फौरन कहें 3, 4, 5, थर्ड साइड 5 होगी। इसी तरह से सेकंड ट्राइड को देखें, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 169 इज इक्वल टू 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169, यानी कि ये दोनों साइडें भी इक्वल हैं। तो ट्राइंगल की साइड्स ये भी बन सकती हैं। इसी तरह से थर्ड साइड में भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स बन सकती हैं, ये भी बन सकती हैं। और ये याद रखें कि ये रेशो हैं, तो इनका हाफ या इनका मल्टीपल भी ट्राइड ही होगा। मतलब अगर एक ट्राइंगल आपके पास इस तरह से आ जाती है जिसमें इसका डबल है, यानी कि 10, 8 और 6 ये डबल किया गया, तो ये भी ट्राइंगल की साइड बनेगा। कैसे, ये 10 हो और ये 8 हो तो ये डेफिनेटली 6 होगा, क्योंकि ये है 4 इंटू 2, ये 5 इंटू 2, तो ये 3 इंटू 2, 3, 4 और 5। देखें ये ट्राइड इस पर अप्लाई हुआ था, सिर्फ डबल किया हुआ है। अगर हमें दो साइडें पता हो तो हमें उनका स्क्वायर वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, थर्ड साइड ट्राइड की मदद से फौरन ही मालूम हो जाएगी। और ये भी याद रखें कि ये ट्राइड्स फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं। इन्हीं को कर लें, मिसाल के तौर पर इसको हाफ कर लें आप, तो 2.5, 2 और 1.5,
ये भी ट्राइड है, ये इसका हाफ किया गया, ये भी ट्राइंगल की साइड बन सकता है। तो जितनी भी राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं वो बेसिकली इन 4 रेशोज में पाई जाती हैं, अगर उनमें इर्रेशनल नंबर ना हो। यानी कि इर्रेशनल को सिंपली हम कह सकते हैं कि अंडर रूट वाला नंबर ना हो, डाटा में कोई भी अंडर रूट ना आए, नंबर्स हों, रैशनल नंबर्स हों, तो आप कह सकते हैं कि ट्राइड के अलावा ट्राइंगल नहीं बनेंगे। ये 4 ट्राइंगल ही होती हैं, सिर्फ इनका साइज छोटा बड़ा होता है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है। अब ट्राइड की मजीद एप्लीकेशन देखते हैं। मसलन अगर हमें एक ट्राइंगल मिलती है, और राइट एंगल ट्राइंगल होना जरूरी है क्योंकि पैथागोरियन थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है। इसमें अगर ये साइड हमें दे दी जाए 26, तो देखें अब इस एक साइड से भी आइडिया लगाना मुमकिन है। कैसे कि अब हमें फॉर एग्जांपल ये साइडें बतानी है कि ये साइडें क्या हैं, इनकी लेंथ क्या है। तो हम देखते हैं कि ये किस ट्राइड का पार्ट बन सकता है। आप देखें 5 का कोई भी मल्टीपल 26 नहीं होता, अलबत्ता 13 का मल्टीपल 26 होता है। तो पॉसिबल है कि ये अगर 13 का डबल है तो ये साइड 12 का डबल होगी, और ये साइड 5 का डबल होगी, यानी कि ये साइड 10 और ये 22। तो क्योंकि टेस्टों में इस किस्म की लॉजिक से हम क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल होते हैं, तो हम आसानी के साथ जज कर सकते हैं कि फर्दर 2 साइडें ये पॉसिबल हैं। उसको फिर मुख्तलिफ डाटा या मुख्तलिफ टेक्निक से वेरीफाई किया जा सकता है। तो हम बहुत बड़ी कैलकुलेशन से बच जाते हैं, या हमें साइडों का आइडिया आसानी से हो जाता है। और अगर इसमें दूसरी साइड बता दी जाए फिर तो कोई मसला ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से हमें डाटा मिलता है और कहा जाता है कि ये 26 है और ये 10 है, तो अब तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि अब डायरेक्टली ये थर्ड ट्राइड ही होगा। कैसे कि ये 13 का डबल है, ये 5 का डबल है, तो डेफिनेटली ये 12 का डबल यानी कि 24 होगा। तो ट्राइड एक्चुअली आप जब भी टेस्ट में देखेंगे तो क्वेश्चन बेसिकली कहाँ से ड्राइव हो रहे हैं, अगर उसमें अंडर रूट वाले नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है सिर्फ, तो आप समझ लें कि वो ट्राइड से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल आ रही है तो वो ट्राइड को फॉलो जरूर करेगी, अगर उसमें अंडर रूट वाले नंबर ना हो। अब आते हैं स्पेशल ट्राइंगल। 2 स्पेशल ट्राइंगल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं टेस्ट में, क्योंकि इसकी मदद से हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती और बड़े आसानी के साथ हम क्वेश्चन में साइडें वगैरह मालूम कर सकते हैं। तो पहली है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस यानी कि जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों। तो हम कहते हैं कि ये ट्राइंगल है, इसमें ये दोनों साइडें इक्वल है, तो जाहिर है इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब ये राइट एंगल है, तो ये एंगल अगर 90 है और ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो डेफिनेटली ये 45 के होंगे, ताकि 180 डिग्री पूरा हो सके, क्योंकि राइट एंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो दोनों 45 के एंगल होंगे। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि अगर 2 साइडें इक्वल हों तो एंगल भी इक्वल होंगे और 45 के होंगे, उनके अपोजिट एंगल्स। और जो थर्ड साइड होगी वो इसके इक्वल होगी, यानी कि हाइपोटेनस जो होगा वो ए जो साइड की लेंथ है उसको 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर। यानी कि अगर हमें एक ट्राइंगल मिलती है और हमें सिर्फ ये बताया गया है कि ये दोनों साइडें 5 है, तो आप देखें कि हम इसकी वजह से क्या करेंगे कि ये साइड फौरन मालूम हो जाएगी। हम कहेंगे कि ये 5 इंटू 2 अंडर रूट है, क्योंकि आप इसको जहन में रखें कि अगर साइडें हों ए तो हाइपोटेनस ए इंटू 2 अंडर रूट होगा और एंगल 45 होंगे। इसी तरह से अगर हमें इस तरह ट्राइंगल मिलती है, हमें कहा जाता है कि ये 45 डिग्री है और ये 7 है, तो आप देखेंगे हम फौरन ही मालूम कर लेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि ये भी 7 होगा, दोनों साइडें इक्वल होंगी, क्योंकि एक एंगल अगर 45 है तो ये भी 45 है, अगर ये 45 है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं, और अगर ये 45 के एंगल हैं, 2 साइडें, तो ये थर्ड साइड इक्वल होगी 7 इंटू 2 अंडर रूट, क्योंकि 7 साइड है उसको 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह बाद औक़ात हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इस 2 अंडर रूट से। देखें अगर आपसे कहा जाए कि दिस साइड इज दिस 3 इंटू 2 अंडर रूट, तो अब हमें ज़्यादा
मालूम करने की जरूरत नहीं है, हमें सारी चीजें मालूम हो जाती हैं। देखें, इस पर गौर करें कि अगर यहाँ से 2 अंडर रूट हटा दिया जाए तो साइड की लेंथ आ जाती है। इसका मतलब है ये साइड 3 होगी और ये भी 3 होगी। 2 अंडर रूट हटा दें तो साइड आ गई। अब और ये दो साइड इक्वल हैं तो ये 45, ये 45 होगा। तो देखें, सिर्फ इसकी मदद से हमने पूरी ट्राइंगल को जज कर लिया। राइट एंगल ट्राइंगल होना शर्त है, एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो सिर्फ इसके होने से हमने अंदाजा लगा लिया, 2 अंडर रूट के होने से हमें फौरन पता चल गया ट्राइंगल की बाकी चीजें क्या क्या होंगी। दोनों एंगल भी मालूम होंगे, दोनों साइड्स भी मालूम। फिर है स्पेशल ट्राइंगल सेकंड, 30, 60, 90 ट्राइंगल। देखिए इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं साइड्स की रेशो। ये है सबसे छोटी साइड और ये है सबसे बड़ी। देखें इन दोनों में रेशो पाई जाती है 1 and 2 की। स्मॉलर और सेकंड में 1 and 2 की रेशो है, क्योंकि स्मॉलर साइड है a और दूसरी साइड है 2a। अगर ये 5 है तो ये 10 है, तो रेशो हो गई 1:2। तो थर्ड साइड क्या आ रही है, इस छोटी साइड के साथ 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया गया, तो थर्ड रेशो आ जाती है 3 अंडर रूट की। तो ये अगर ये साइड है 5, ये है 10, तो ये क्या होगी, ये 5 into 3 अंडर रूट। और सबसे छोटी जो साइड है उसके सामने 30 डिग्री होगा और 3 अंडर रूट वाली साइड के सामने 60 डिग्री होगा। और ये तो जाहिर है 90 डिग्री होना है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। तो इस तरह से अब हम देखें, हमें बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें हमें पता लग जाती हैं थोड़े से डाटा से। जैसे कि अगर ये ट्राइंगल है और हमें पता लगता है कि जी ये 10 into 3 अंडर रूट है, तो देखें अब इसी से सिर्फ हमें पता है कि राइट एंगल है और ये साइड 10 into 3 अंडर रूट है। तो अब हमें बहुत कुछ पता है। हमें ये भी पता है कि ये 10 है, क्योंकि यहाँ से देखें कि 3 अंडर रूट हटा दें तो ये साइड आ जाती है a। हमने 3 अंडर रूट हटाया तो साइड आ गई। इसका डबल ये साइड है, क्योंकि ये देखें कि a का डबल 2a है, तो ये 20। अब हमें ये मालूम हो गया 10 सबसे छोटी साइड है, इसके सामने ये 30 डिग्री है, 3 अंडर रूट के सामने 60 डिग्री। लेकिन सिर्फ ये, और हमें ये पता था कि राइट एंगल ट्राइंगल है और ये वाली साइड 10 into 3 अंडर रूट है। हमें बाकी चीजें खुद ही पता चल गई कि कौन सी चीज कितनी है। तो ये भी एक यूजफुल ट्रिक है कि एक चीज से आप बहुत सारी चीजें जज कर लेते हैं। इसी तरह से अगर एंगल पता हो कि इस ट्राइंगल में 30 डिग्री आ रहा है, तो हम बहुत सारी चीजें खुद ही जज कर लेते हैं कि बाकी चीजें क्या होंगी। इन ट्राइंगल ए बी डी, ये ट्राइंगल है ए बी डी, ए डी इक्वल 13, ये उसने कहा कि 13 है। ए बी और ए डी इक्वल हैं तो ये भी, ये दोनों इक्वल थे तो ये भी 13 है। एल्टीट्यूड ए सी इक्वल 12, ये 12 है। बी डी बताना है, यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ बी डी। तो आप ये देखें कि इधर वाली ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल ने जो कि ये बन रही 13 और 12, तो अभी हमने ट्राइड पढ़ा था, उसमें ये साइड होगी 5, ये ट्राइड है 5, 12, 13 का, तो ये साइड 5 आ गई, इसका मतलब है ये 5 है। तो इसी तरह से ये इस ट्राइंगल में अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर भी 5, 12, 13, तो ये भी 5 और ये भी 5, तो ये दोनों 5 हैं, दोनों को ऐड करें तो 10, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स 18, इस ट्राइंगल का एरिया है 18। एंगल ए इक्वल्स 45, ए एंगल ये 45 डिग्री है, ए सी बताना है। अब देखें ये फर्स्ट टाइप है स्पेशल ट्राइंगल की, इसमें 45 डिग्री आ रहा है और इसमें एरिया हमें बताया गया 18। अब 45 डिग्री है, ये राइट एंगल है तो इसका मतलब है ये भी 45 है। अब ये दोनों साइडें इक्वल हैं, तो अगर हम ये कहें कि दिस साइड इज एक्स तो ये भी एक्स होगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ बी एच, हाफ, इसमें ये बेस भी एक्स है और हाइट भी एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स इसके इक्वल दिया गया है 18 के, तो इज इक्वल टू 18, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देन एक्स इज इक्वल टू 6।
अब हमारे पास ये साइड आ गई है 6 और ये भी साइड है 6। अब ये बताना है, तो वही स्पेशल ट्राइंगल वाला रूल कि इस साइड के साथ 2 अंडर रूट लगा दें। ये इसका आंसर है जो कि ऑप्शन बी में दिया है। फिर है ए बी इक्वल्स ए सी, ये दोनों साइडें इक्वल है। बी सी इक्वल 6, बी सी टोटल यहां से यहां तक 6 है। ए डी बताना है, ये हाइट बताना, जबकि ये दोनों साइडें 5 5। तो आप ये देखें कि यहाँ पर ये 6 है, इसके 2 इक्वल पार्ट करें तो ये 3 और ये 3। अब ये कौन सा ट्राइड बन रहा है, 3 4 5। तो ये साइड यानी कि ये वाली जो ट्राइंगल, अगर हमें इस साइड वाली ट्राइंगल लें तो उसने कहा ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 होगा क्योंकि फर्स्ट ट्राइड है 3 4 5। तो ये 5, ये 4, ये 3, तो आंसर है 4 क्योंकि उसने ए डी ही हमसे पूछा था जो कि आ रहा है 4 और वो है ऑप्शन ए। Quadrilaterals, a quadrilateral is a closed shape and a type of polygon that has 4 sides, 4 vertices। ये इसके 4 vertices होंगे यानी कि कोने एंड 4 एंगल, और जाहिर है 4 एंगल्स होंगे। तो इनके चारों एंगल्स का सम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल जो इंटीरियर एंगल है उनका सम हमेशा 360 डिग्री होगा। इसमें ए बी और बी सी ए डी ये 4 साइड्स हैं और ए से सी तक ये जो डॉटेड लाइन है इसे कहते हैं डायगोनल। ये एक डायगोनल है और दूसरा डायगोनल है बी डी। क्वाड्रिलेटरल की एक टाइप है स्क्वायर, यानी कि जिसमें चारों साइडें इक्वल होती हैं। इसमें चारों साइडें लेंथ में इक्वल हैं और जाहिर है कि फिर चारों एंगल भी इक्वल होंगे और हर एंगल 90 डिग्री का होगा। तो एरिया क्या होगा इस स्क्वायर का, उसका होता है कि किसी भी साइड का स्क्वायर ले लेंगे। अगर ये साइड है 5, जाहिर है चारों साइडें ही 5 5 होंगी तो ये स्क्वायर होगा। तो 5 का जो स्क्वायर है वो 25 इसका एरिया होगा। और अगर आपने डायगोनल के शेप में लेना है, यानी कि डाटा इस तरह से है कि साइडें नहीं मालूम लेकिन डायगोनल मालूम है, तो हम डायगोनल से भी इसका एरिया ले सकते हैं। वो है हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, क्योंकि इसमें दोनों डायगोनल इक्वल होंगे। स्क्वायर के केस में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, ये दोनों डायगोनल इक्वल हैं। तो किसी एक डायगोनल का स्क्वायर ले लें तो जाहिर है दोनों इक्वल हैं, तो डायगोनल का स्क्वायर इंटू हाफ ये भी एरिया के इक्वल होता है। फिर पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री की लेंथ। तो हर साइड की लेंथ है a, तो 4a इसका पेरीमीटर हो। अब इसकी अदर प्रॉपर्टीज भी देख लें। ऑल द साइड ऑफ द स्क्वायर आर ऑफ द इक्वल मेजर, चारों साइडें इक्वल होती हैं। दी साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, जैसे ये इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। द इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर्स आर एट 90 डिग्री, हर एंगल 90 डिग्री का है। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये जो डायगोनल है और ये जो डायगोनल है ये एक दूसरे को जहां मिलते हैं वहां 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री है। यानी कि अगर मैं इसको इससे मिला दूं और इसको इससे, ये दो डायगोनल बनेंगे, इन दोनों डायगोनल के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होगा। रोम्बस स्क्वायर की ही एक शेप है, लेकिन इसमें क्या है कि चारों साइडें तो इक्वल हैं और चारों साइडें दो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल भी हैं। दोनों जो पेयर बनते हैं, जैसे ये साइड और ये साइड, ये पैरेलल हैं, ये साइड और ये साइड पैरेलल है और चारों साइडें इक्वल भी हैं, लेकिन चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं है। इसमें दो पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, यानी कि अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं लेकिन
कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये रोम्बस है। तो इसका एरिया होता है हाफ ऑफ d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या है? ये डायगनल है। एक का नाम रख लेते हैं d1, दूसरा है d2, तो एरिया होगा हाफ d1 d2। पेरीमीटर अगेन वही होगा, क्योंकि ये बाउंड्री की लेंथ तो चेंज नहीं हो रही, चारों साइडें इक्वल है, इसलिए पेरीमीटर होगा 4a। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। चारों साइडें इक्वल हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। अगेन यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, दोनों डायगोनल्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। यानी कि अगर आपके पास ये एक रोम्बस है, तो ये और ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। इसी तरीके से ये और ये वाला और ये भी एडजेसेंट है। इसी तरह से ये और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी एडजेसेंट है। इसी तरह ये एंगल और ये एंगल भी एडजेसेंट है। तो कोई से दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं। जैसे ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। अपोजिट साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं। तमाम एंगल 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन एडजेसेंट साइड्स लेंथ में इक्वल नहीं होती, यानी कि बी और एल लेंथ में इक्वल नहीं है, लेकिन अपोजिट साइड लेंथ में इक्वल है, तो इसे कहते हैं रेक्टेंगल। एरिया क्या होगा इसका? एरिया होगा लेंथ इनटू विड्थ या ब्रेड्थ, यानी कि दो एडजेसेंट साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। ये साइड है एल, ये है बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें एल बी, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। पेरीमीटर क्या होगा? देखें, पेरीमीटर में सारी साइड्स को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2b और 2l, तो 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि चारों साइडें इक्वल करनी है आपने। तो ये बन जाएगा 2l प्लस 2b, 2 कॉमन ले लें तो l प्लस b, यानी कि सम ऑफ 4 साइड्स इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखें इसकी प्रॉपर्टीज। ऑल द एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑफ 90 डिग्री। All the angles of a rectangle are 90 degree. Opposite sides of a rectangle are equal and parallel. Diagonal of a rectangle bisect each other. तो ये जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री पर हों, लेकिन ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होंगी और इसी तरह से ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल होंगी। पैरेललोग्राम बिल्कुल रोम्बस की तरह, अगर रेक्टेंगल को एक साइड से थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो पैरेललोग्राम इस तरह से बनती है। आपने सिर्फ एंगल चेंज किया है कि इसको एक कॉर्नर को स्लाइड करके थोड़ा सा आगे कर दिया। तो इसमें क्या होगा कि इसमें वही चीज जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है वो सारी वही होंगी, लेकिन एंगल चेंज हो जाएंगे, 90 डिग्री नहीं होंगे। क्या होगा कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे और कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। इसका एरिया क्या होगा? L इंटू एच। L कोई सी दो पैरेलल साइड्स और H क्या होगा? उनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी कि अगर हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ये पैरेललोग्राम है, यानी कि हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है। अब ये लेंथ है L और ये है B, ये भी L और ये B। अब हमने B को यूज करके एरिया मालूम करना है। जैसे इस केस के अंदर हमने L को यूज किया था, अब हम B को यूज करना चाहें तो अब भी एरिया मालूम हो सकता है, लेकिन इस केस में B के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिएगा हमें कि इन दोनों पैरेलल साइड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, और वो डिस्टेंस कौन सा होगा? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। यानी कि अगर हम इसमें से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना चाहें तो वो ये कहीं जाके इसको टच करेगा इस तरह से।
तो तब हम कहेंगे कि दिस इज एच। तो एरिया क्या होगा, बी इंटू एच। जैसे यहां पर ये एल का डिस्टेंस लिया गया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वन साइड टू द वर्टेक्स ऑफ द अदर साइड। ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें देखें कि दो अपोजिट साइड्स जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं और दो अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं है, तो ये है ट्रेपेजियम। इसी को ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं। तो इसमें जो एंगल्स हैं वो भी 90 डिग्री के नहीं है, सिर्फ दो साइडें पैरेलल हैं जो कि अपोजिट हैं और दो अपोजिट साइडें पैरेलल नहीं है। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा हाफ इनटू सम ऑफ लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू साइड्स। यानी कि इन्हीं दो पैरेलल साइड्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो h है इसमें, और ये है सम ऑफ पैरेलल साइड्स की लेंथ और ये हाफ है। तो ये इसका एरिया है। पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ फोर साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ फोर साइड्स इज द पेरीमीटर। तब इसकी प्रॉपर्टीज देखें, ओनली वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू ईच अदर। जैसे कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम आर सप्लीमेंट्री। दो कोई से एडजेसेंट एंगल ले लें, यानी कि ये और ये ले लेते हैं, तो इन दोनों का सम 180 होगा। इसी तरीके से इसका और इसका सम 180 होगा। इसी तरह से इसका और इसका सम 180 होगा। तो कोई से दो एडजेसेंट एंगल का सम करें तो वो 180 डिग्री होगा। इसके डायगोनल 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करेंगे। यानी कि जो रेशो इसमें और इसमें है वही रेशो इसमें और इसमें होगी, इन लेंथ्स में होगी। Adam wants to build a fence around his rectangular garden of length 10 meter and width 15 meter. ये उसका रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसमें ये लेंथ है 15 और ये लेंथ है 10। How many meters of fence he should buy to fence? अब उसमें चारों तरफ बाउंड्री में फेंस लगानी है, यानी कि हमें पेरीमीटर चाहिए। तो क्योंकि ये रेक्टेंगुलर गार्डन है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो ये भी 15 और ये भी 10। तो इनका सम क्या होगा, 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50। क्योंकि 10 प्लस 10 20 हो गया और 15 प्लस 15 30 हो गया, तो टोटल सम आता है 50। यानी कि उसे 50 मीटर की फेंस चाहिए, जो कि ऑप्शन ई में दिया गया। Steve wants to paint one rectangular shape wall of his room. अब रेक्टेंगुलर शेप वॉल है, the cost of paint is 1.5 per square meter. If the wall is 25 meter long and 18 meter wide, then what is the total cost of the paint? अब हमें एरिया चाहिए, क्योंकि स्क्वायर मीटर की कॉस्ट हमें दी गई है, हम एरिया निकालते हैं और फिर उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि इसमें कितने स्क्वायर मीटर चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, साइड इनटू साइड। 18 इंटू 25 जो कि इक्वल है 450 के। अब एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट ये है, तो इतने स्क्वायर मीटर की कितनी होगी, आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जो कि इक्वल है 675 के, और ये है ऑप्शन ई में। ईच साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी ये साइडें दी गई हैं, ए बी सी और ए बी सी डी। ईच साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल 8, यानी कि हर साइड 8 है। जाहिर है स्क्वायर है तो सारी साइडें इक्वल होंगी।
द विड्थ ऑफ द बॉर्डर बिटवीन स्क्वायर इक्वल टू, अब इसके गिर्द बॉर्डर है 2 का। द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन जो कि ग्रे कलर में है, जो कि ग्रे शेड में है, इसका एरिया बताना है। तो अब पहले ये देखते हैं कि अंदर वाले का एरिया कितना है। इनसाइड जो मौजूद है स्क्वायर, इसका एरिया वो हो गया 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब बाहर का स्क्वायर जो है जब बॉर्डर लगा दिया जाएगा 2 फीट का, तो उसका एरिया क्या होगा। तो आप ये देखें कि ये साइड इधर से 2 बढ़ गई, इधर से भी 2 बढ़ेगी, तो बीच में था 8, 8 और 4 12, तो हर साइड हो गई 12 की। तो आउटसाइड वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया क्या होगा, इज इक्वल टू 12 स्क्वायर 144। अब बाहर वाले स्क्वायर में से अंदर वाले का एरिया निकाल दें तो बॉर्डर का एरिया बच जाएगा, यानी कि 144 माइनस 64 80, जो कि ऑप्शन डी में दी। द एरिया ऑफ स्क्वायर GAFE, ये वाला है, इसका एरिया दिया गया है 25, तो इसकी साइड होगी 5, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो स्क्वायर के का जब अंडर रूट लेंगे तो साइड आ जाएगी, तो हमने 25 का स्क्वायर रूट लिया तो साइड आ गई 5। अब इसका एरिया दिया गया है 100, तो इसकी साइड आ गई 10, 10 का अंडर रूट 10, 100 का अंडर रूट 10। तो ये वाला जो स्क्वायर है इसकी लेंथ होगी 5 प्लस 10 15, 5 प्लस 10 15, तो इसकी हर साइड है 15। तो इसका एरिया मालूम करना है, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर इज द एरिया, जो कि इक्वल है 225 के, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। A dam has the dimension indicated in the figure. Find the area of this isosceles trapezoid. अब इसके अंदर देखें, इसकी ये साइड हमें 50 दी गई है, ये 70 26 26। अब एरिया बताना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल साइड्स, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमें ये डिस्टेंस चाहिए जबकि 90 डिग्री यहाँ हो। तो क्योंकि ये दोनों 26 26 हैं, तो ये हम इस तरह कर लेते हैं। तो ये जो कटिंग होगी ये दोनों सेम होगी, क्योंकि 26 26 है दोनों साइड पर। तो ये बीच में आ गया 50, तो ये बच गया 10 और इधर भी 10। अब आप देखें कि हमें चाहिए ये हाइट। इस ट्राइंगल में ये साइड आ गई 26 और ये है 10। तो अब ये साइड कैसे मालूम होगी, इस पे ट्राइड अप्लाई करते हैं। ये है 13 इंटू 2 और ये है 5 इंटू 2, तो ये होगा 12 इंटू 2, यानी कि 24। तो इसको आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हाफ 120 इंटू 24 इक्वल टू 60। ये है प्रोडक्ट इनका, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। सर्कल एक राउंड शेप है जिसके हर पॉइंट का, यानी कि ये अगर ये सर्कल है तो इसके हर पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम रहे। ये फिक्स पॉइंट इसका सेंटर है, यानी कि सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करें सर्कल तक तो उसका डिस्टेंस सेम होगा। यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, इसी तरह ये भी सेम है। और कोई भी डिस्टेंस ले लें सेंटर से सर्कल का तो ये सेम होगा। ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसको कहते हैं रेडियस, और ये जो फिक्स पॉइंट है इसको कहते हैं, जो सेंटर में पॉइंट होता है इसको कहते हैं सेंटर। फिर रेडियस का अगर डबल करें, यानी कि एक लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से शुरू हो और सेंटर से गुजरती हुई दूसरे पॉइंट को टच करे, तो ये डायामीटर है। अब ये देखें कि ये रेडियस है यहाँ से सेंटर तक और ये भी रेडियस है, तो डायामीटर किसके इक्वल हो गया,
ये डबल ऑफ रेडियस है। और फिर है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कहते हैं लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी कि ये पेरीमीटर है एक किस्म का। तो जो सर्कल का बाहर वाला पोर्शन है इसकी कितनी लेंथ है, ये कहलाता है सरकमफ्रेंस। और ये इक्वल होता है 2πr, जिसमें r रेडियस है और पाई है 22/7। फिर ये सर्कल लें, इसमें आर्क्स होती हैं। ये एक पोर्शन जो इस सर्कल के किसी एक पार्ट को हम कहते हैं आर्क, जो कि सर्कुलर है। ये होल जो है ये भी एक आर्क है जिसका एंगल 360 डिग्री है। लेकिन अगर हम कहें कि P और Q, यानी कि ये पोर्शन अगर हम कहें तो ये एक आर्क है P से Q तक, किस रास्ते से, A के रास्ते से। अब अगर हम इसको लें, P Q इज आर्क है, तो इसका दूसरा रास्ता कौन सा है, B के रास्ते भी तो P से Q पर आ सकते हैं। तो जो छोटा रास्ता है ये है माइनर आर्क, और जो बाहर से यूं गुजरकर अगर हम P तक आए, P से Q तक आए, तो ये है मेजर आर्क। सर्कल का सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एक पार्ट अगर लिया जाए तो वो इसका सेक्टर कहलाता है। यानी कि सेंटर से आर्क, किसी भी आर्क को अगर कट कर लिया जाए तो ये, यानी कि ये जो पोर्शन है दिस इज द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सबसे बड़ा सेक्टर क्या हो सकता है, जब पूरा एंगल लिया जाए 360 डिग्री, तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा जो कि सबसे बड़ा सेक्टर। सबसे बड़ा सेक्टर कितना होता है, वो है 360 का। 360 डिग्री अगर एंगल लिया जाए तो पूरा सर्कल आ जाता है, ये सबसे बड़ा सेक्टर है। इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि जी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो इसके अंदर कितना पोर्शन आएगा, वो इसके 60 डिग्री का सेक्टर होगा। अब अगर हम कहते हैं कि 80 डिग्री, फर्ज के ये 80 डिग्री है, तो ये जो सेक्टर बनेगा ये 80 डिग्री का सेक्टर है। अगर हम 180 डिग्री का सेक्टर लें तो आप देखें कि वो ये 180 डिग्री होता है। तो इस केस में ये सेमी सर्कल बन जाएगा, यानी कि ये जो सेक्टर है ये हाफ ऑफ सर्कल है, इसलिए इसे सेमी सर्कल भी कहेंगे। और इसका एंगल कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। और अगर इसका भी हाफ कर दें तो ये बचेगा 90 डिग्री। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये 90 डिग्री का सेक्टर होगा। यानी कि अगर एक ये सर्कल है और आपने इसमें से 90 डिग्री का सेक्टर लेना है, तो ये 90 डिग्री है। ये जो पोर्शन है कर्व समेत, यानी कि ये स्ट्रेट नहीं होगा, ट्राइंगल नहीं बनानी, ये कर्व पाथ यूं, और ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है दिस इज द सेक्टर, और ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। फिर है कॉर्ड। जैसे अभी हमने आर्क की बात की थी, इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि ए और सी, ये आपके पास है, ये आर्क है। अगर हम इसे स्ट्रेट लाइन से मिला दें ए और सी को, तो जो लाइन बनेगी दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। जैसे इसमें ए और बी दो पॉइंट हैं, ये है आर्क और ये है कॉर्ड। कॉर्ड होती है एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ सर्कल, और आर्क होती है सर्कुलर पार्ट बिटवीन ए एंड बी। और सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होगी, वो डायमीटर होगी, क्योंकि डायमीटर में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सेंटर से गुजरते हुए जो लाइन जा रही है दैट इज डायमीटर। तो सबसे बड़ा कॉर्ड, मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड इज डी, यानी कि 2r। मैक्सिमम कॉर्ड इज इक्वल टू 2r, या डायमीटर के इक्वल है। अब एक प्रॉपर्टी देखें, परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेंटर डिवाइड्स ए कॉर्ड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी कि ये कॉर्ड है, और अगर इस कॉर्ड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो वो जो परपेंडिकुलर होगा इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यानी कि इस केस में इस पॉइंट पर वो परपेंडिकुलर मिल रहा है इस कॉर्ड से, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा, यानी कि ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल हो।
टेंजेंट। टेंजेंट इज ए लाइन दैट टचेज द सर्कल एट एनी पॉइंट। कॉर्ड सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है, जैसे अभी हमने किया है, ये कॉर्ड है, ये इसको दो पॉइंट पे टच करती है और एक्सटेंड नहीं होती। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको कॉर्ड कहते हैं। और अगर एक ऐसी लाइन ली जाए जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। जैसे कि ये इस पॉइंट पे ये येलो लाइन इसको टच करती हुई गुजर जाती है, तो ये इसका टेंजेंट है एट दैट पॉइंट। टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट लें तो वो इस तरह से इसको टच करता हुआ गुजर जाए, ये टेंजेंट है इस पर। अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट लेंगे तो वो इसको यूं टच करता हुआ दोबारा अंदर नहीं जाएगा, जस्ट टच करता हुआ गुजरेगा। अगर हम इस पॉइंट पे लें तो वो इसको इस तरह से टच करता हुआ गुजर जाए। तो टेंजेंट जो है बेशुमार हो सकते हैं किसी भी सर्कल पर, क्योंकि हर पॉइंट पे टेंजेंट हो सकता है। आप इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ले सकते हैं जो इसको ही इस तरह से टच करेगा और क्रॉस हो जाएगा, जो एक पॉइंट पे टच कर रहा है। अगर उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर ये सर्कल को टच करता है एक लाइन सेंटर तक मिला दी जाए, जैसे ये ओ है और ये एक सी पॉइंट पर टच करता है, सी से ओ तक एक लाइन ड्रॉप की जाए तो ये हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। यानी कि अगर ये एक सर्कल है और ये इसका टेंजेंट है जो इसको टच करता हुआ गुजर गया है एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो अगर हम इस पॉइंट को सेंटर से मिला दें तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री हो। इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल देखें, ये तीन पॉइंट को टच कर रही है जगह, ये दो लाइंस हैं जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स है और दो पॉइंट को टच कर रही है, तो ये जो एंगल है ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। अब इसमें ये रिलेशनशिप पाया जाता है कि अगर आप दो लाइनें लें, एक कॉर्ड है AC और दूसरी कॉर्ड है BD, अगर आप C को B से मिलाएं और A को D से, तो C पर जो एंगल है वो D वाले एंगल के इक्वल होगा। इसी तरीके से A पर जो एंगल है वो B वाले एंगल के इक्वल होगा। सर्कल के डायमीटर, ये येलो में है डायमीटर। डायमीटर कौन सी लाइन होती है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाती है और सेंटर से गुजरती है। डायमीटर पर से किसी एक पॉइंट पर, जैसे कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट को डायमीटर के दोनों एंड से मिला दिया जाए, जैसे ये लाइन यहां आ गई AC और BC, A से हमने C को मिलाया फिर C से B को मिलाया हुआ है, यानी कि डायमीटर के दोनों एंड A और B C से मिल रहे हैं किसी एक कॉमन पॉइंट पर, तो AC और CB के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है इनसाइड। अब एक और सिचुएशन देखें, AC और BC, इस तरह से ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, और अगर आप इन्हीं दोनों पॉइंट से यानी कि A और B पॉइंट से O को भी मिला दें, O जो कि सेंटर ऑफ सर्कल है, तो दो एंगल बन गए। एक तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है और दूसरा ये एंगल है। ये दोनों एंगल्स के दरमियान, इन दोनों एंगल्स के दरमियान क्या रिलेशन होगा? ये वाला जो एंगल है AOB, AOB डबल होगा इसके ACB के। एंगल AOB इज डबल ऑफ एंगल ACB। पेरीमीटर और दी सरकमफ्रेंस। सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसे आमतौर पे पेरीमीटर नहीं कहा जाता, उसे सरकमफ्रेंस कहा जाता है। तो वो इक्वल होता है 2πr के, और पाई की वैल्यू आपको पता है कि ये 22/7 होती है या 3.14 के इक्वल लिया जाता है। एरिया ऑफ सर्कल है πr², इसमें पाई कांस्टेंट है जो कि 22/7 के इक्विवेलेंट लिया जाता है और r इसमें रेडियस है। इन सर्कल O, ये सर्कल है OA इक्वल 6, एंगल AOB इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री।
द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल। अब ओ ए 6 है और ये रेडियस है, तो ओ भी रेडियस है, तो इसलिए ये भी 6 है। अब अगर ये दोनों साइडें 6 है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों साइडें इक्वल हैं, तो ये दोनों साइड एंगल भी इक्वल होंगे। अब एक एंगल 60 डिग्री है, तो बाकी दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120, यानी कि ये एंगल और ये एंगल मिलकर 120 बनाते हैं। और ये दोनों जो मिलकर बनते हैं, यानी कि ए और बी अगर एंगल हैं तो दोनों इक्वल भी हैं। इसका मतलब है ए और बी दोनों इक्वल हैं, तो ये 60 डिग्री के होंगे। तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60। इट्स मीन ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इसमें हमने ये शेडेड पोर्शन है जो हमने बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम सेक्टर का एरिया लेंगे कि 60 डिग्री का सेक्टर कितना बनता है। फिर उसके बाद उसमें से ट्राइंगल को माइनस करेंगे तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ये बच जाएगा। तो पहले हम सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करते हैं। सेक्टर ये है, ये 60 डिग्री का, इसका एरिया कितना है जो कि इस ट्राइंगल से और ये शेडेड पोर्शन समेत है। तो आप ये देखें कि इसके लिए सेक्टर का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है कि एंगल, जिस एंगल का सेक्टर लेना है, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल। तो अब एंगल है 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई, और आर है इसमें 6, तो ये हो गया आर का स्क्वायर 36, ये आ गया 6 पाई। ये अब हमारे पास सेक्टर का एरिया है। अब हमें चाहिए ट्राइंगल। ये जो अंदर ट्राइंगल है इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए होता है 3√4 साइड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3√4 और साइड है इसमें 6, तो ये 36, जो कि इक्वल आ गया 9 इंटू 300। अब सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा? 6 पाई माइनस 9 इंटू 300। ये है हमारे पास आंसर शेडेड पोर्शन का एरिया, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। रेडियस ओ ए इक्वल 6, ओ ए यानी कि ये यहां से ओ से ए तक 6 है, ए बी इक्वल 2, तो ए से बी तक 2 है। द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इक्वल। अब ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया बताना है। तो बाहर वाले सर्कल का आउटर का एरिया कितना है? वो होगा पाई आर स्क्वायर, तो आर इसमें है 6 प्लस 2 8, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 पाई। फिर इनर का एरिया कितना है? इनर का एरिया होगा पाई और आर इसमें है 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 36 पाई। अब बाहर वाले में से अगर अंदर वाला एरिया निकाल दिया जाए तो आपके पास शेडेड पोर्शन बच जाएगा। तो ये हो गया 64 पाई माइनस 36 पाई, ये हो जाएगा 8 28 पाई, जो कि ऑप्शन सी में। A wheel has a radius of 3.5 feet. How many revolution will it make in traveling 242 feet? अब देखें डिस्टेंस, जब सर्कल एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 2 पाई आर यानी कि सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। डिस्टेंस ट्रेवर्स इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस होगा 2 पाई आर, और 2 रेवोल्यूशन हो जाए जाहिर है डबल। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। तो यहां से अब हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए रेडियस दिया है 3.5,
तो ये हो गया 3.5 इज इक्वल टू 7/2 फीट। तो हम यहाँ पर आर की वैल्यू डालते हैं। आर हम कैलकुलेट, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैपिटल आर हमने बताना है 2, ये आ गया 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू है 7/2 और डिस्टेंस हमें दिया गया 242। तो यहाँ से 7 खत्म और ये 2 से 2 खत्म, तो 22 आर इज इक्वल टू 242 एंड आर इज इक्वल टू 242/22 1 1। दिस इज 11 जो कि ऑप्शन सी में दिया। What is the area of a circle inscribed in a square having a side of 6 inch? एरिया ऑफ सर्कल बताना है जो कि स्क्वायर में बंद है, स्क्वायर में इंस्क्राइब्ड है। और इसकी हर साइड 6 है। अब हमने एरिया ऑफ सर्कल बताना। अब इसका रेडियस देखें, इसका रेडियस होगा 3 क्योंकि यहां से यहां तक है 6, तो ये जो है ये हाफ है, तो रेडियस हो गया 3। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया पाई इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पाई, जो कि ऑप्शन बी में दिया। एक क्यूब हैज 12 एजेस। देखिए क्यूब ये है, जैसे कि आप देखते हैं एक बॉक्स, किसी भी बॉक्स को ले लें आप। अब अगर हमारे पास ये एक बॉक्स है तो आप देखें ये एक बॉक्स है, ये 3D फिगर है क्योंकि इसकी नंबर 1 हाइट, इसकी विड्थ और इसकी डेप्थ, ये 3 डायमेंशन हैं इसकी। तो ये 3D ये तो ये एक 3D फिगर है। तो इसको बोर्ड पर ड्रॉ करना मुश्किल होता है, तो आप इसे विजुलाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से हम एरिया और वॉल्यूम वगैरह मालूम करते हैं। तो क्यूब क्या है? क्यूब बिल्कुल स्क्वायर की तरह से आप कह लें कि स्क्वायर है, लेकिन किस तरह से कि इसकी हर साइड इक्वल है और इसकी डेप्थ भी इक्वल है, हाइट भी और विड्थ भी, सारी चीजें इक्वल है जैसे कि ये बनी हुई है। तो इसमें ए बी सी, देखिए इसकी विड्थ है ए, डेप्थ इसकी बी और हाइट इसकी सी। तो तीनों साइडें अगर इक्वल हों तो ये क्यूब बन जाती। तो क्या होगा? क्यूब हैज 12 एजेस, इसके 12 एजेस हैं। कौन कौन से? देखें, एक एज ये है, 2 3 4। इसी तरीके से आप ये देखें कि 5 6 7, फिर ये 8, ये 9, बिल्कुल इसी तरीके से नीचे भी जा रही होगी एक लाइन, इस तरह से एक लाइन यूं आ रही होगी और एक लाइन यूं जा रही होगी। तो आप टोटल काउंट करें तो 12 एजेस हैं, यानी कि जो ये कॉर्नर बन रहे हैं फेस के। 8 वर्टेक्सेस, वर्टेक्स कोने इसके, ये 1 2 3 और 4, और 4 इसी तरीके से नीचे होंगे यहां पर, और एक इसके पीछे यहां पर होगा। तो 8 वर्टिसेस हैं। ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब्स आर शेप्ड एज ए स्क्वायर, और हर फेस, मतलब ये फेस देखें, ये टॉप पर देखें या सामने जो नजर आ रहा है उसे देखें, तो ये सारे के सारे स्क्वायर्स हैं क्योंकि तमाम साइडें तो इक्वल हैं। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर द सेम। द एंगल बिटवीन एनी टू फेसेस और सरफेस आर 90 डिग्री। देखें, अगर हम ऊपर वाली इस टॉप सरफेस को ले लें तो जो नीचे लाइनें आ रही हैं उनके साथ इसका एंगल 90 डिग्री होगा। यहां पर भी इसी तरीके से, यहां पर भी इसी तरीके से, तो तमाम एंगल 90 डिग्री होंगे। स्केयर्स में वैसे भी होते हैं, तो टॉप पर अगर आप लाइन के साथ लेंगे तब भी 90 डिग्री होंगे। सरफेस एरिया इसका कितना होगा? तो इसकी 6 फेसेस हैं। देखें, सामने, ऊपर, राइट पर, लेफ्ट पर और नीचे, इसी तरीके से 2 आगे पीछे होंगी। तो टोटल इसकी
6 साइड्स हैं, तो हर साइड, क्योंकि लेंथ इक्वल है, अगर हम कहते हैं कि इसकी लेंथ है ए, तो एक साइड का एरिया हो गया ए स्क्वायर, तो 6 साइड्स हैं, इसलिए इसका सरफेस एरिया हो गया 6 ए स्क्वायर। सरफेस एरिया से क्या मुराद है? इसकी हर साइड का एरिया कलेक्टिवली। फिर इसका डायगोनल, अब डायगोनल से क्या मुराद है? डायगोनल से मुराद है अपोजिट वर्टेक्स, जो एक कोने से यहां से ये वाले कोने तक, यानी कि पीछे वाले कॉर्नर से, पीछे जो मौजूद है कॉर्नर, उससे टॉप वाले अपोजिट कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस है वो इसका डायगोनल कहलाता है, और वो साइड को 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करने से आएगा, क्योंकि साइडें सारी इक्वल हैं ए के, तो आप 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। और इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होता है तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करने, तो तीनों की तीनों ए अगर हम लें, क्योंकि ए बी सी इक्वल हैं, तो हम कह देते हैं कि दीज आर इक्वल टू ए, सारी ए है इक्वल हैं, तो वॉल्यूम होगा ए क्यूब। रेक्टेंगुलर सॉलिड, रेक्टेंगुलर सॉलिड से मुराद क्यूब की तरह ही है, लेकिन इसको एक साइड को आप लेंथ में इंक्रीज कर दें। देखें, ये साइड लेंथ में इंक्रीज है, और हाइट और विड्थ ये इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती हैं, लेकिन लेंथ एक साइड लाजमी तौर पर डिफरेंट होगी, अदरवाइज अगर तीनों साइडें इक्वल हो गई तो ये क्यूब बन जाएगा। तो कम से कम एक साइड लेंथ में कम या ज्यादा होने से रेक्टेंगुलर सॉलिड बन जाता है। जैसे कि आप इसी शेप को देखें कि इसमें ये जो लेंथ है और ये जो इसकी विड्थ है और जो हाइट है, ये तीनों डिफरेंट है, तो ये एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है। ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म, इसको टेक्निकली प्रिज्म कहते हैं, लेकिन हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे। ये 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप विद 6 फेसेस, क्यूब में भी 6 फेसेस होते थे, इसमें भी 6 फेसेस हैं। जैसा कि आप इसमें देखें, एक फेस ये है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक ऊपर है, एक नीचे है, तो टोटल इसकी 6 फेसेस बनते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये लेंथ, विड्थ और हाइट, और इसमें रेक्टेंगुलर बेसिस हैं। ये देखें, ऊपर और नीचे रेक्टेंगुलर बेसिस हैं। इसी तरीके से अगर हाइट और विड्थ डिफरेंट है तो ये भी रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, कि ये साइड और जो इस साइड पर बैक पे हमें नजर नहीं आ रही साइड, वो भी रेक्टेंगुलर होगी। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशन फिगर का, कि तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम आ जाएगा। अब सरफेस एरिया क्या होगा? क्योंकि क्यूब में तो सारी साइडें इक्वल होती थी, लेकिन यहाँ साइडें डिफरेंट हैं, तो हर साइड का हम एरिया कैलकुलेट करते हैं और उसको फिर ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इस साइड का एरिया और बैक साइड का एरिया इक्वल है, तो हम पहले इस साइड का एरिया लेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बैक का एरिया भी सेम है, इस साइड का और इस साइड का एरिया सेम है। इसी तरीके से नीचे और ऊपर का एरिया सेम है, सामने से और पीछे से जो एरिया है वो भी सेम है, तो इसलिए हम कहेंगे कि सरफेस एरिया इज इक्वल टू LW इंटू 2 प्लस LH इंटू 2 प्लस WH इंटू 2। यहाँ पर ये एरिया जो सामने वाली फेस है, लेंथ इंटू विड्थ, ये आ गया, इसके बैक साइड पे भी दूसरा है। अब हाइट का इस साइड का लें तो ये आ जाएगा W इंटू एच, इस साइड के ऊपर भी W इंटू एच है। फिर आप इस का ऊपर वाला एरिया लें तो ये H इंटू L है, नीचे भी इतना ही होगा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना बन गया? इसमें से 2 कॉमन ले लें तो LW प्लस LH प्लस WH, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस विड्थ इंटू हाइट। अब इसके डायगोनल की लेंथ क्या होगी? वो होती है लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तीनों डायमेंशन का स्क्वायर का सम लेकर उसका अंडर रूट लिया जाए तो डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। डायगोनल क्या होगा? इससे लेकर इस वाली टॉप वाली जो सामने से नजर आ रही है इस तक का डिस्टेंस, या फिर इस यहां से लेकर ये जो लेंथ है यहां तक, अपोजिट कॉर्नर जो होगा उसका, या फिर यहां से सामने वाली का,
या पीछे वाली से यहां तक का, ये ये सारे डायगोनल हैं और ये सारे इक्वल हैं। सिलेंडर, जैसा कि आप इस टिश्यू रोल को देखें कि इसमें ये इसकी कर्व सरफेस है और ये टॉप और बॉटम पे सर्कल मौजूद है। तो इसके दो हिस्से हो गए, एक कर्व सरफेस और टॉप और बॉटम पे सर्कल आ गया। तो अगर हमने इसका एरिया मालूम करना है तो टॉप का एरिया, बॉटम का एरिया और कर्व सरफेस का एरिया, फिर टोटल सरफेस एरिया मालूम होगा। A cylinder has one curved surface and two flat faces which are identical. Two circular bases are congruent to each other और टॉप और बॉटम पे सर्कल मौजूद है जो कि एक जैसे हैं। तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है? इसकी हाइट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और आर इसका रेडियस है, सेंटर से एक साइड तक का फासला, ये इसका रेडियस है। तो वॉल्यूम इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर एच। आप देखें कि सिलेंडर दो टाइप का हो सकता है। एक ये हो सकता है कि ऊपर से ये कवर है, ऊपर भी कवर है, इसमें हॉलो नहीं है, सुराख नहीं है इसके अंदर, तो ये सॉलिड सिलेंडर होगा। और अगर इसमें होल मौजूद है, अंदर से ये खाली है, तो ये हॉलो सिलेंडर कहलाता है। तो दोनों का सरफेस एरिया डिफरेंट होगा, क्योंकि अगर ये सॉलिड है तो फिर तो टॉप और बॉटम पे भी एरिया आएगा, टॉप और बॉटम दोनों पे एरिया होगा और कट सरफेस होगा। लेकिन अगर ये अंदर से खाली है तो फिर इसका सिर्फ जो सरफेस एरिया है वो तो कर्व्ड है, अंदर तो ये खाली है, टॉप और बॉटम पे कोई चीज नहीं है। तो इसलिए ये हॉलो का जो एरिया, सरफेस एरिया है, वो सिर्फ कर्व सरफेस का है। और सॉलिड के केस में जब आप टॉप और बॉटम भी शामिल करें तो ये सॉलिड का जो एरिया है उसमें दोनों सर्कल्स का एरिया प्लस कर्व सरफेस का एरिया ये होगा। तो आप देखें कि सरफेस एरिया, ये केस है हॉलो का, जब टॉप और बॉटम एम्प्टी है, यहां पर कुछ नहीं है, तो ये सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच। एच इसकी हाइट और आर रेडियस, तो सिर्फ कर्व सरफेस का एरिया लिया जा रहा है, तो इसका सरफेस एरिया आ गया 2 पाई आर एच। और इन केस ऑफ सॉलिड अब टॉप और बॉटम भी शामिल हैं, तो इसमें कर्व सरफेस हो गई 2 पाई आर एच प्लस टॉप और बॉटम पे दो सर्कल हैं, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और दोनों सर्कल का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से आप 2 पाई आर कॉमन ले लें तो ये बच गया एच प्लस आर, जो कि ये दिया गया। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। स्फीयर, स्फीयर एक फुटबॉल की तरह की शेप है। सर्कल जो होता है वो 2 डायमेंशनल है, सिर्फ इसकी मोटाई नहीं है, गोलाई है सिर्फ एक साइड पर, जबकि स्फीयर का मतलब होता है जस्ट लाइक फुटबॉल। तो उसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको याद करने पड़ेंगे। आर इसमें रेडियस है जो कि ये शो किया है, सेंटर से एक किसी एक पॉइंट तक का फासला। फिर आते हैं कोन। कोन से आप लोग वाकिफ ही हैं। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर एक डेफिनेशन है, ए कोन इज कॉल्ड ए राइट सर्कुलर कोन if the line from the vertex of the cone, this is the vertex of the cone, to the center of the base, this is the center of the base, is perpendicular to the base, और ये बेस है यहां पर, तो ये अगर 90 डिग्री बनाती है बेस के साथ, यानी कि वो लाइन जो वर्टेक्स से सेंटर तक आती है सर्कल के, जो बेस में सर्कल मौजूद है उसके सेंटर से डिस्टेंस वर्टेक्स तक का लिया जाए, तो अगर वो 90 डिग्री एंगल बनता है तो इस कोन को कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम फिर भी इतना ही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 16। ये सिलेंडर की बेस है, इसका सर्कमफ्रेंस इसने दिया है जो कि इक्वल होता है 2 पाई आर के
और ये इक्वल दिया गया है 16 के। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू दिस π/16। ये इस सिलेंडर की हाइट जो कि 16 है, 16 π/16 है। ये इसकी हाइट है जो कि π/16 है। हाउ मेनी क्यूबिक इंचेस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि अब ये वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे। क्यूबिक इंचेस, क्यूबिक इंचेस का मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है सिलेंडर का? तो वॉल्यूम इक्वल होता है πr²h। तो आप इसमें वैल्यूज डालें, πr²। अब r इसने दिया है यहां पर, r यहां से आप कैलकुलेट करें तो पाई 2πr इज इक्वल टू 16। r इज इक्वल टू 16/2π इज इक्वल टू 8/π। ये हमारे पास r की वैल्यू है। तो ये हो गया 8²/π² इनटू h कितना है π/16। यहां से ये पाई और ये पाई स्क्वायर हो गया, इससे कैंसिल हो, ये आ गया 64/16 और ये इक्वल है 4। तो इसका वॉल्यूम यानी कि क्यूबिक इंचेस इसमें है 4, जो कि ऑप्शन सी में थी। The ratio of the surface area of two cube is 1/4। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स, हम इसे कहते हैं सरफेस एरिया ये है, और रेशो उसने दिया 1/4। ठीक है, तो देखें अगर हम ये लें तो एक्चुअली जब रेशो लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म। तो ये जो रेशो हमें दी गई है ये स्केयर्स की है, तो ये 1/4 रेशो है। अब एरिया का अगर हम अंडर रूट लें तो साइड आ जाएगी। तो अगर हम 1 का अंडर रूट लें और 4 का अंडर रूट लें तो ये 1/2 होगी, यानी कि उनकी साइड्स में रेशो है 1/2। अब अगर हमने वॉल्यूम लेना है तो हम क्यूब ले लेते हैं, 1/3 और 2/3, तो इनकी रेशो आ गई 1/8। यानी कि वॉल्यूम जो कि क्यूब के इक्वल होता है, क्यूब के लिए ले रहे हैं तो वो पावर 3 हो जाएगी। तो 1 की पावर 3 1 और 2 की पावर 8, तो 1/8 डी ऑप्शन में दिया गया, क्योंकि हमें दिया गया था सरफेस एरिया में। सरफेस एरिया इसके इक्वल होता है 6, 6 से कैंसिल हो गया। अब जो बचा है वो स्क्वायर्स हैं एरियाज के, तो जब एरिया का अंडर रूट लेंगे तो साइड की रेशो आ जाएगी, और साइड की रेशो का जब क्यूब लेंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। तो वॉल्यूम की रेशो आ रही है 1/8। Figure below shows a box which has to be completely wrapped with paper. However, a single sheet of paper need to be used without any tearing. The dimension of the required paper could be, देखें could be का मतलब है कि आप अप्रोक्सीमेटली आंसर देंगे, कोई हिस्सा रहना नहीं चाहिए, बेशक पेपर जो है वो ज्यादा इस्तेमाल हो जाए, यानी कि पेपर काटना पड़ जाए, वेस्ट हो जाए, लेकिन कोई साइड रहेगी नहीं, कोई हिस्सा रहेगा नहीं। तो आपने डायमेंशन बतानी है कि किस डायमेंशन का पेपर लिया जाए। तो आप ये देखेंगे इसमें अगर हम इसके ऊपर पेपर को रैप करते हैं तो सरफेस एरिया चाहिए, तो सरफेस एरिया के इक्वल या उससे ज्यादा हमें पेपर लेना पड़ेगा। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? इसका सरफेस एरिया होगा 2 × 1 × 6, क्योंकि ये जो साइड है इसके 2 हमने क्यों लिया, क्योंकि पीछे भी एक साइड होगी इसके। तो 1 × 6 इसका एरिया आ गया साइड का, प्लस अब 1 × 4 ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड, तो ये हो जाएगा 1 × 4 प्लस, अब टॉप और बॉटम लें तो 4 × 6। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दो दो साइड्स हैं, तो ये हो जाएगा 6 + 4 + 24, दिस इज इक्वल टू 2 × 34, जो कि इक्वल है 68।
ये हमें पेपर साइज चाहिए, ये हमारे पास आ गया है सरफेस एरिया, यानी कि इतना पेपर साइज टोटल हमें चाहिएगा। लेकिन हमने डायमेंशन कैलकुलेट नहीं की, लेकिन हम करते ये हैं कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से देखते हैं कि वो एरिया कौन सा है जो इसके इक्वल आता है, कौन सी डायमेंशन का पेपर लिया जाए जिसका सरफेस एरिया कम से कम इतना बने, इससे ज्यादा हो जाए लेकिन इससे कम ना हो। तो देखें 17 × 4 अगर हम करें, ये पूरा 68 आ रहा है। लेकिन अब आप देखेंगे 68 से हमें ज्यादा चाहिए। क्यों? जब हम इसे बेंड करेंगे तो कॉर्नर पे लंबाई ज्यादा हो जाएगी, बेंडिंग से लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी जो टोटल साइड्स हैं 12, वहां पर बेंडिंग होनी है, तो पेपर थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। इसलिए एग्जैक्ट 68 डायमेंशन का पेपर हमें नहीं चाहिए। फिर सी ऑप्शन को देखें, ये बनता है 60, जबकि हमें सरफेस एरिया 68 है इस बॉक्स का, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता। 13/4, तो ये तो और भी छोटा है क्योंकि ये 52 बनता है, ये भी नहीं हो सकता। ये 33 बनता है, ये भी नहीं हो सकता। अब आप इसको चेक करें, ये बनता है 72। यस, ये 68 से बड़ा है, तो इसको अगर हम यूज करेंगे तो बेंडिंग में जो थोड़ा सा ज्यादा लगना है वो इसमें से निकल आएगा, थोड़ा सा पेपर वेस्ट होगा, लेकिन ये इसको कंप्लीटली रैप कर सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। A sphere of radius r inside a cube touches each one of the 6 sides of the cube. What is the volume of the cube in terms of r? Volume of the cube. अब हमारे पास उसने दिया रेडियस r, स्फीयर जो अंदर है उसका रेडियस है r। चलें ठीक है, यहां से यहां तक देखें ये r है, तो यहां से अगर हम इसे नीचे तक लाएं तो ये भी r है। तो बॉक्स की जो डायमेंशन है वो तो 2r हो गई, यानी कि जो क्यूब की साइड है वो हर साइड 2r हो गई। तो ये भी 2r है, ये भी 2r है, ये भी 2r है, क्योंकि स्फीयर हर साइड से एक जैसा है। यहां से इतना होगा, यहां से भी ये साइड को जाके इधर टच करेगा क्योंकि ये साइड यहां पर है। इसी तरह से ऊपर नीचे आप देखेंगे 2r बन रहा है, तो इसका मतलब है हर डायमेंशन 2r की है। तो हमने क्या बताना है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम होता है इसका पावर 3 ले लें, यानी कि क्यूब ले लें, तो ये हो जाएगा 8r3, 8r3, जो कि ऑप्शन डी में दिया। What is the length of diagonal of a cube with surface area 294 inch square? डायगोनल ऑफ ए क्यूब, देखें क्यूब का डायगोनल, यानी कि इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक, अंदर वाली साइड नहीं ले, अपोजिट साइड ये। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि एक साइड हमें पता हो तो उसको 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाए। वैसे तो हम जनरल सेंस से भी इसे कर सकते हैं क्योंकि 3 अंडर रूट सिर्फ इसमें है, लेकिन हम इसे कंप्लीट तरीके से करते हैं कि 7 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें जो सरफेस एरिया दिया गया वो इक्वल होता है 6a² इज इक्वल टू 294। ये सरफेस एरिया इसने दिया है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 इंटू साइड का स्केयर, साइडें सारी इक्वल होती हैं इसकी। तो यहां से a² आ गया 294/6। अब 294 को 6 से डिवाइड करें, ये आ गया 49। तो a की वैल्यू क्या आई, इसका अंडर रूट ले लें, तो a इज इक्वल टू 7, यानी कि एक साइड है 7। तो डायगोनल किसके इक्वल होता है? डायगोनल होता है साइड इंटू a³, दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 300, जो कि ऑप्शन ए में थी। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? a³ 216 दिया गया। व्हाट इज द सरफेस एरिया?
सरफेस एरिया होता है 6a²। तो अब हमें पहले ए चाहिए, तो ए के लिए तो हमें इसका चाहिए क्यूब रूट, क्योंकि a³ इज इक्वल टू 216। तो क्यूब रूट लेंगे तो साइड आ जाएगी, तो a इज इक्वल टू 216 इज द क्यूब ऑफ, तो 216 की क्यूब रूट है 6, यानी कि अगर आप इसका क्यूब रूट लें तो 6 आएगा। 216 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो इसलिए क्यूब रूट हो गया a इज इक्वल टू 6। अब हमें चाहिए 6a², तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a² इज इक्वल टू 6 इंटू 6 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अगेन 216, जो कि ऑप्शन बी में थी। 4πr², ये है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो ये इक्वल दिया गया है 100 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 4r² इक्वल टू 100, और यहाँ से आपके पास आता है r² इक्वल टू 100/4, जो कि इक्वल है 25 के। तो r की वैल्यू क्या आ गई? 5। फाइंड द रेडियस इन फीट, तो रेडियस आपके पास आ गया है 5, जो कि ऑप्शन ई में।